नमस्कार। आज हमारे सामने एक भारतीय एनजीओ स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन की प्रोफाइल है और इसमें एक ऐसा दावा है जो पहली नज़र में लगभग असंभव लगता है कि ये संस्था एक दशक से ज़्यादा समय से बिना किसी बड़ी कॉरपोरेट या सरकारी फंडिंग के चल रही है। हाँ, और यही बात इस प्रोफाइल को सिर्फ एक संस्था की जानकारी से ज्यादा एक केस स्टडी बना देती है। बिल्कुल। आज के दौर में जहाँ ज्यादातर एनजीओ फंडिंग के लिए संघर्ष करते हैं, ये दावा अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल कि क्या ये मॉडल सच में काम करता है? हाँ, और अगर हाँ, तो कैसे? बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये संस्था क्या करती है, बल्कि ये समझना है कि ये बिना पैसे की ताकत के कैसे टिकी हुई है। क्या इसकी असली करेंसी कुछ और है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरूर। तो दस्तावेजों की शुरुआत होती है एक भारी भरकम शब्द से, संस्थागत डीएनए। हाँ, मैंने भी ये देखा। संस्थागत डीएनए, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन का हिस्सा हो। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक फैंसी मिशन स्टेटमेंट है या कुछ और? ये सवाल बहुत अच्छा है। असल में ये मिशन स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा गहरा है। दस्तावेज के हिसाब से इसका मतलब है वो मूल सिद्धांत जो उनके हर छोटे बड़े काम में झलकते हैं। और इसमें 3 बातें सबसे अहम हैं: ईमानदारी, समुदाय की भागीदारी और सबसे दिलचस्प, स्वयं सेवक संचालित होना। स्वयं सेवक संचालित, ये शब्द तो हम कई एनजीओ के बारे में सुनते हैं, पर यहाँ इसका क्या खास मतलब है? यहाँ इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास वॉलंटियर्स हैं। इसका मतलब है कि संस्था की रीढ़ की हड्डी ही वॉलंटियर्स हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए नहीं, बल्कि उस काम में विश्वास की वजह से अपना समय और हुनर दे रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक उनकी असली ताकत फंडिंग के बड़े बड़े चेक नहीं, बल्कि इन लोगों का समर्पण है। और जब आप इसे समुदाय भागीदारी से जोड़ते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। मतलब वो जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं को साथ लेकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई टॉप डाउन मॉडल नहीं है जहां शहर में बैठकर गांवों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। ये एक जमीनी मॉडल है जहां समाधान समुदाय के अंदर से ही निकलते हैं। वे सिर्फ मदद नहीं पहुंचाते, बल्कि लोगों को समस्या सुलझाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस सबसे बड़े दावे पर। संस्थापक रमेश पांडे अपने संदेश में साफ साफ कहते हैं कि 1 दशक से ज्यादा हो गया और उनका काम कॉरपोरेट या सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहा है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। आज के जमाने में ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है, ऑफिस का किराया, कार्यक्रमों का खर्चा, जो भी थोड़ा बहुत स्टाफ होगा, ये सब कैसे चलता है? यही इस मॉडल का सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं कि सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। दस्तावेज सीधे तौर पर उनके हर खर्चे का हिसाब तो नहीं देता, लेकिन ये इशारा करता है कि उनका ऑपरेटिंग मॉडल बहुत ही किफायती है। हाँ। धनों की जरूरत भी कम हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि समाज सेवा का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। इस संस्था का मॉडल तो ये कहता है कि असली करेंसी पैसा नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा और उनका समय है। भरोसा और समय, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह टिकाऊ है? क्या सिर्फ जोश और भरोसे से एक संस्था लंबे समय तक चल सकती है? क्या स्वयं सेवकों का उत्साह कभी कम नहीं होता? इस मॉडल की अपनी सीमाएं क्या हो सकती हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और शायद यही इस मॉडल की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। स्वयं सेवकों का उत्साह बनाए रखना वो आसान नहीं होता। इसके लिए एक बहुत मजबूत विजन और लगातार प्रेरणा की जरूरत होती है। दस्तावेज ये तो नहीं बताता कि वे मुश्किल दौर से कैसे गुजरते हैं, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उनका फोकस हमेशा जमीनी जुड़ाव पर रहा है। शायद यही जुड़ाव उन्हें ऊर्जा देता रहता है। ये मॉडल शायद हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये इस धारणा को जरूर तोड़ता है कि सामाजिक बदलाव के लिए हमेशा करोड़ों के फंड की ही जरूरत होती है। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई कि इनकी नींव स्वयं सेवकों और समुदाय पर टिकी है, पैसे पर नहीं। पर सवाल यह है कि ये लोग मिलकर जमीन पर असल में कर क्या रहे हैं? क्योंकि विचारधारा कितनी भी अच्छी हो, असली पहचान तो काम से ही होती है। हाँ, दस्तावेज में इनके कार्यक्रमों की एक लंबी सूची है: शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण। और ये सूची काफी व्यापक है, लेकिन सिर्फ सूची देखने के बजाय अगर हम उनके 1-2 कार्यक्रमों को गहराई से देखें तो उनका वो संस्थागत डीएनए काम करते हुए दिखाई देगा। उदाहरण के लिए उनका एक कार्यक्रम है जैविक खेती में किसानों का प्रशिक्षण। हाँ, मैंने पढ़ा। अब देखिए, कोई भी सामान्य संस्था शायद किसानों को मुफ्त में बीज और खाद बांटकर चले जाते। हाँ, ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन दस्तावेज के मुताबिक ये लोग ऐसा नहीं करते।
वे किसानों के साथ मिलकर मिट्टी की जांच करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि बिना केमिकल की खेती कैसे करें और सबसे ज़रूरी उन्हें बाजार से जोड़ने में मदद करते हैं। अच्छा। मतलब वे एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ समुदाय की भागीदारी साफ दिखती है। वे समाधान थोप नहीं रहे हैं बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये तो मछली देने और मछली पकड़ना सिखाने वाली बात का एक ठोस उदाहरण लगता है। और कोई ऐसा कार्यक्रम जो उनकी सोच को दिखाता हो? एक और दिलचस्प कार्यक्रम है डिजिटल साक्षरता। आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनका तरीका अलग है। वे सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सिखा रहे, वे गांवों के लोगों को ये सिखा रहे हैं कि वे सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, डिजिटल पेमेंट कैसे करें या ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। अच्छा, तो ये सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है? नहीं, ये सशक्तिकरण है। वे लोगों को उस सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं जिससे वे अब तक कटे हुए थे। ये संतुलन वाकई दिलचस्प है। एक तरफ जैविक खेती जैसी पारंपरिक चीजें और दूसरी तरफ डिजिटल साक्षरता जैसा भविष्य का कौशल। बिल्कुल, और यही दिखाता है कि वे सिर्फ तात्कालिक समस्याओं को नहीं देख रहे, बल्कि लंबे समय के लिए सोच रहे हैं। वे आज की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं और कल के लिए तैयारी भी करवा रहे हैं। और इसी सोच का अगला कदम है उनकी भविष्य की योजनाएं SSF लर्निंग हब और SSF अकेडमी। हाँ, लर्निंग हब जो एक सामुदायिक शिक्षण केंद्र होगा और अकेडमी जो ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास संस्थान है। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल फिर से उठता है। जब एक छोटी स्वयंसेवक संचालित संस्था इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ती है, तो क्या उसका मूल चरित्र खोने का खतरा नहीं होता? मेरा मतलब, बड़ी एकेडमी चलाने के लिए तो फंडिंग और एक पेशेवर ढांचे की जरूरत होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये किसी भी जमीनी संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, विकास और अपनी मूल भावना के बीच संतुलन बनाना। दस्तावेज में इस बात का जवाब तो नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या वे अपनी अकादमी को भी उसी सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पे चला पाएंगे? क्या वे बाहरी फंडिंग के बिना इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर पाएंगे? ये उनके मॉडल की असली परीक्षा होगी। सही बात है। जब कोई संस्था इतनी बड़ी और आदर्शवादी बातें करती है, तो भरोसा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति ये कैसे यकीन करे कि सब कुछ वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है? इनके दस्तावेज में पारदर्शिता और संचालन को लेकर क्या कहा गया है? इस मामले में प्रोफाइल काफी पारदर्शी लगती है। इसमें उनके संचालन से जुड़े सभी प्रमुख लोगों के नाम और पद दिए गए हैं, अध्यक्ष रमेश पांडे से लेकर कार्यक्रम समन्वयक रितेश कुमार तिवारी तक। जब कोई संगठन अपनी टीम को इस तरह सामने रखता है, तो ये एक तरह की जवाबदेही दिखाता है। मतलब आपको पता होता है कि फैसले कौन ले रहा है और जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल। और इसमें कुछ कानूनी पंजीकरणों का भी जिक्र है। MP सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 12A, ATG, CSR1, NGO दर्पण, ये सब तकनीकी शब्द हैं। आम आदमी के लिए इनका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सरकारी खाना पूर्ति है? नहीं, ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये सर्टिफिकेट किसी भी NGO के लिए एक तरह के भरोसे के स्टैंप है। जैसे MP सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बताता है कि ये एक कानूनी रूप से पंजीकृत संस्था है। ओके। NGO दर्पण नीति आयोग का एक पोर्टल है जिस पर रजिस्टर होने का मतलब है कि सरकार की नज़र में ये एक प्रमाणिक संस्था है। और ये 12A और ATG क्या है? इनका जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर किसी भी दानदाता के लिए। 12A का रजिस्ट्रेशन मिलने का मतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने उस NGO की आय को टैक्स से छूट दी है। ओके। और ATG का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी इन्हें दान देती है तो उसे अपनी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अच्छा। भले ही दस्तावेज में लिखा है कि ये अभी अस्थायी है, मतलब प्रोविजनल, लेकिन इनका होना ये दिखाता है कि संस्था ने पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। ये किसी भी दानदाता के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये भरोसे के साथ साथ एक वित्तीय लाभ भी देता है। तो एक तरह से ये सर्टिफिकेट्स बाहरी दुनिया के लिए एक संकेत हैं कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम नियमों के तहत काम कर रहे हैं। एकदम सही। ये उनके दावे को मजबूती देता है कि वे ईमानदारी और नैतिकता को महत्व देते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन भी किया है। दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही सीधा और खुला निमंत्रण है। वे कहते हैं कि अगर आपके विचार या उद्देश्य हमसे मेल खाते हैं या आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। और वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, बदलाव संवाद से शुरू होता है। हाँ, ये लाइन उनके पूरे काम का सार है। ये सिर्फ दान या स्वयं सेवा के लिए एक कॉल नहीं है,
ये एक बातचीत शुरू करने का निमंत्रण है। ये उनकी उसी समुदाय भागीदारी की विचारधारा से जुड़ता है। वे ये नहीं कह रहे कि हमारे पास सारे जवाब हैं, आप बस हमारी मदद करें। वे कह रहे हैं, आइए साथ मिलकर जवाब ढूंढते हैं। ये उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से दर्शाता है। वे समाधान थोपते नहीं हैं, बल्कि बातचीत के माध्यम से समाधान बनाते हैं। ये दिखाता है कि वो हर किसी के योगदान को महत्व देते हैं, चाहे वो समय हो, कौशल हो या सिर्फ एक नया विचार। हाँ, ये एक तरह से एक खुला मंच बनाने जैसा है, जहां कोई भी जो बदलाव लाना चाहता है उसका स्वागत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने एक ऐसे संगठन की प्रोफाइल देखी जो एक बहुत ही मुश्किल रास्ते पर चल रहा है, बिना बड़ी फंडिंग के, सिर्फ लोगों के भरोसे और उनकी भागीदारी की ताकत पर। हाँ, एक ऐसा मॉडल जो आज के एनजीओ इकोसिस्टम के लिए एक चुनौती भी है और एक प्रेरणा भी। उन्होंने अपनी संरचना से लेकर अपने कार्यक्रमों तक हर चीज को अपनी मूल नैतिकता, ईमानदारी, समावेशन और आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ने की कोशिश की है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं दिखता। नहीं, उनके काम करने के तरीके में भी दिखाई देता है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जो शायद सोचने के लिए जरूरी है। बताइए। एक संगठन जो स्वयं सेवकों की ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की अपनी पहचान पर इतना गर्व करता है, जब वो एसएसएफ एकेडमी जैसी बड़ी और संरचित परियोजनाओं के साथ विकास के अगले चरण में कदम रखेगा, तो उसे अपनी जमीनी और लचीली भावना को बनाए रखने के लिए किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है कि विकास और मूल सिद्धांत के बीच का ये नाजुक संतुलन कैसे बनाया जाता है। क्या बड़े होने का मतलब हमेशा अपनी जड़ों से थोड़ा दूर होना ही होता है?